स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक हीट जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के न्यूमेरिकल करेंगे और साथ में एक छोटा सा टॉपिक भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जरा बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कीजिएगा। कहता है a 2 kg iron block is taken from a furnace। कह रहे एक 2 kg का आयरन ब्लॉक फर्नेस में से निकाला गया है। ये एक फर्नेस आपके पास, फर्ज कीजिए ये फर्नेस उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसका टेम्परेचर बेइंतहा ज्यादा होता है, जहां पर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को मेल्ट करवाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, उसे कहते हैं फर्नेस। फिर एक फर्नेस में से 2 kg का आयरन ब्लॉक निकाला गया है। इसके अंदर आयरन ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक है 2 kg का, इसमें से इसको बाहर निकाला है, इसमें से इसको बाहर निकाला है। तो अगर मैं यहां पर गिवन बनाऊं, गिवन लिखूं, तो आपके पास सबसे पहले है मास, और मास कितना है 2 kg का। मास कितना है 2 kg का। कह रहे a 2 kg iron block is taken from a furnace which is at 650 डिग्री सेल्सियस। और फर्नेस का टेम्परेचर कितना है 650 डिग्री सेल्सियस। ये फर्नेस का टेम्परेचर है। तो यही टेम्परेचर आयरन पीस का भी होगा एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक किसी सिस्टम और उसका कंटेंट, किसी कंटेनर और कंटेंट का टेम्परेचर एक ही कंसीडर होता है। तो यहां पर आयरन का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है T0 650 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। फर्नेस में से 2 kg का आयरन ब्लॉक निकाला गया है और एक आइस पर प्लेस कर दिया गया है। किस पर प्लेस कर दिया गया? आइस ब्लॉक पर। ये आइस का ब्लॉक है, इधर देखिएगा, ये आइस का ब्लॉक है। आइस का टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको यहां से निकाला गया है, इसको यहां से निकाला गया है और इसको आइस पर रख दिया गया है, और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस का टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, फिनोमेना क्या होगा? फिनोमेना ये होगा कि आयरन जो है ये हॉट बॉडी है और ये आइस कोल्ड बॉडी है। जब आयरन पीस को आइस पर प्लेस किया तो आयरन में से हीट रिलीज होगी। आयरन में से क्या होगी? हीट रिलीज होगी। आइस क्या करेगा? वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। वो हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब होने की वजह से वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जब ये आयरन हीट रिलीज करेगा और आइस वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो जरूरी तो नहीं है ना कि सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर ले। हो सकता है कुछ हीट सराउंडिंग में चली जाए, सराउंडिंग में चली जाए। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट कह रहा है, बुक में देखिएगा, कहता अज्यूम दैट all amount of heat which is given up by the iron is used to melt the ice। कह रहे आप अज्यूम करो
कि आयरन जो हीट रिलीज कर रहा है, आइस वो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी ये आपको अज्यूम करने के लिए बोला, क्यों आयरन, आयरन ने जो हीट रिलीज किया वो आइस ने सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब किया। तो आपसे कहता है हाउ मच आइस इज मेल्टेड, तो बताइए आइस की कितनी क्वांटिटी मेल्ट हुई। हाउ मच आइस इज मेल्टेड, बताइए आइस की कितनी क्वांटिटी मेल्ट हुई। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं। एक 2 kg का आयरन ब्लॉक फर्नेस में से निकाला गया है। फर्नेस का टेम्परेचर बेइंतहा ज्यादा है, 650 डिग्री सेल्सियस। इस आयरन ब्लॉक को फर्नेस में से निकालकर आइस पे रख दिया गया है। जब आइस पे रखेंगे तो आयरन ब्लॉक हीट रिलीज करेगा, आइस ब्लॉक हीट एब्जॉर्ब करेगा, और वो हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से आइस मेल्ट होना शुरू होगा। तो आपको बताना है कि आइस की कितनी क्वांटिटी मेल्ट होगी। आपको ये अज्यूम करना है कि आयरन जो हीट रिलीज कर रहा है, आइस वो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, ये रिक्वायर्ड है। क्वेश्चंस में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता सकता है, मुझसे पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक मिनट, पहले जो स्टूडेंट है कुछ पूछना चाहे तो पहले अपना कैमरा ऑन कर लिया करे ताकि वो स्क्रीन पे आ जाए मेरे। बोलो बेटा। हीट है, हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी को क्यू से लिखते हैं। आयरन ने जो हीट रिलीज किया, आइस ने वो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर लिया। सही है, ठीक है। कैमरा बंद कर दीजिएगा। किसी को भी कोई क्वेश्चंस करना हो ना तो कैमरा ऑन करेंगे तो वो मेरे स्क्रीन पर आ जाएगा, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि उसको कुछ पूछना है। ओके, अब गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस अगर पेपर में आया, तो हम आपको एक वैल्यू और देंगे, गिवन देंगे, यानी क्वेश्चन का हिस्सा होगा, और वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन। ये आपको याद नहीं करना होता है, ये गिवन होगा 499.8 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन ये याद नहीं करते, ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन का हिस्सा होता है। डिफरेंट मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब गौर से देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम करना है कि आइस की क्या क्वांटिटी मेल्ट हो रही है, आइस की क्या क्वांटिटी मेल्ट हो रही है। और से सुनिएगा, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आइस को मेल्ट करने के लिए उसको हीट कितना हमने दिया। आइस को मेल्ट करने के लिए उसको हमने कितना हीट दिया, उतना ही हीट दिया जितना आयरन ने रिलीज किया। तो पहले हम ये पता करेंगे कि आयरन ने कितना हीट रिलीज किया, यानी सबसे पहले हम लोग Q निकालेंगे आयरन के लिए, फॉर Q आयरन। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे। अब गौर से सुनिएगा, Q निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने लिखा है एज वी नो दैट Q बराबर होता है mc डेल्टा T के। ये हीट एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने यहां से बनाया, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था m डेल्टा T, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने और हीट को मैंने Q लिखा है।
तो ये हो गया mc डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्यू आयरन निकालेंगे। कैसे देखिएगा, हमने लिखा फॉर आयरन, यहां लिखा क्यू आयरन। अब यहां पे सारी वैल्यू आयरन की इस्तेमाल करनी है। मास आयरन का 2 kg, स्पेसिफिक हीट आयरन का 499.8, 499.8। डेल्टा टी आयरन का, डेल्टा टी आयरन का 650 माइनस 0। डेल्टा टी यूज कर रहे हैं इसलिए केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू आयरन, तो ये मिल गया 649,740। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 649,740। क्यू निकाला है, हीट निकाला है, तो यूनिट लिखोगे जूल। स्टूडेंट ये वो हीट है जो आयरन ने रिलीज किया। स्टूडेंट ये वो हीट है जो आयरन ने रिलीज किया। तो ये वही हीट होगा जो आइस ने एब्जॉर्ब किया, क्योंकि दोनों आपस में क्या था, इक्वल। तो मैंने लिखा देन क्यू आइस बराबर है 649,740 जूल। ये चलो, इसमें हमें ये तो पता चल गया कि आइस को मेल्ट करवाने के लिए आइस ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया। अब एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, वो इंफॉर्मेशन ये है, नाउ 336,000 जूल, 336,000 जूल is required to melt 1 kg ice। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद करके रखना है। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये याद करके रखना है। इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पर अभी हमें नाम से मतलब नहीं है, याद रखिएगा। 1 kg आइस को कंप्लीटली मेल्ट करवाना हो तो इतने जूल्स हीट की जरूरत पड़ती है। ये याद करके रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स, तो अगर 1 जूल हीट होता तो कितना आइस मेल्ट होता? ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 336,000 kg आइस, यानी इतने जूल से 1 kg आइस मेल्ट होगा। तो 1 जूल से कितना kg आइस मेल्ट होगा, इधर आकर डिवाइड। तो आपके पास कितना जूल है, दिस, तो इतने जूल से कितना kg आइस मेल्ट होगा, 649,740 जूल। तो इससे कितना मेल्ट होगा, 336,000। 1 से इतना है तो इतने से कितना होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 649,740 kg आइस। तो जब इसको सॉल्व करोगे, यानी इसको इस वैल्यू से डिवाइड किया तो ये आया 1.93 kg आइस, 93 kg आइस। तो इसका मतलब है कितना kg आइस मेल्ट होगा, 1.93 kg आइस मेल्ट होगा। तो नीचे रिजल्ट लिखिएगा, रिजल्ट 1.93 kg ice is melted। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस कर सकता है जी। किसी के पास कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप लोग। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
जी जी अब्बास, माइक बंद है आपका। अच्छा ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हो? ये तो इससे बनाया, स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी से, इससे बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बस ये फॉर्मूला बन गया। सही है, ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है, कैमरा बंद कर दो जी। और कोई सवाल? नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक दो पॉइंट क्लियर कीजिएगा। सुनिए, पेपर में ये क्वेश्चन जो अभी अभी आपने सॉल्व किया ये तो आ सकता है, लेकिन इस टॉपिक के क्वेश्चंस आउट ऑफ बुक भी आ सकते हैं, बुक से बाहर से भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स गौर से सुन लीजिएगा, अगर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक आते हैं तो मैं दो फॉर्मूले दे रहा हूं, इसको अच्छी तरह याद करके रखेंगे। नंबर 1, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये लास्ट टाइम जो डेरिवेशंस किया था ना, ये फॉर्मूला वहां से निकाल कर दे रहा हूं। और दूसरा, एन सी पी डेल्टा टी, ये डेल्टा यू के भी बराबर होगा। एन सी पी डेल्टा टी बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। और याद रखिएगा, यानी अगर इस टॉपिक का न्यूमेरिकल, बल्कि आप इसको मिटा ही दीजिए, बस ये याद रखिए, ये अगर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक आते हैं तो इन दो के अलावा कोई तीसरा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें एक बात और याद रखेंगे, सीवी और सीपी में से, सीवी और सीपी में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, एक वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, वन वैल्यू गिवन होगी, वन वैल्यू गिवन होगी। दूसरी वैल्यू आप इससे निकालेंगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर से। अगर हमने सीपी दिया है तो सीवी निकलेगा, सीवी दिया है तो सीपी निकलेगा। तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल अगर आउट ऑफ बुक आते हैं तो इसके अलावा कोई और यूज नहीं होगा। आपको कोचिंग से जो नोट्स मिल रहे हैं, या अगर आपने नहीं लिया है तो वो आप ले लीजिए, कोचिंग में ने नोट्स इश्यू करना शुरू कर दिया है। उसमें असाइनमेंट में इस टॉपिक के 2-3 न्यूमेरिकल मौजूद हैं, असाइनमेंट में इस टॉपिक के 2-3 न्यूमेरिकल मौजूद हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग लाजमन सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पहले कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल किसी के पास? हाँ साजिद, देखो सीवी और ना नहीं, सीपी का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो लिख के देगा वेयर सीवी इज इक्वल टू या सीपी इज इक्वल टू, कोई एक वैल्यू दे देगा, दूसरी आप इससे निकाल लीजिएगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर से। क्लियर? ठीक है, थैंक यू जी। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है। स्टूडेंट्स हम लोग एक छोटा सा टॉपिक भी पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। टॉपिक पढ़ रहे हैं एंट्रोपी। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना एंट्रोपी का, ये पेपर में एज अ थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर इससे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि एंट्रोपी होता क्या है। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, गौर से सुनिए।
आप एक बॉक्स लीजिए, एक डब्बा ले लीजिए, एक डब्बा ले लीजिए। डब्बे में 2 डिफरेंट कलर की बॉल्स रखिए। एज्यूम किया है कि आपने रेड कलर की और व्हाइट कलर की बॉल्स अरेंज की है। मैंने आपसे कहा कि मुझे जरा सिस्टम को डिफाइन करके दो। यू विल से वी हैव अ बॉक्स इन विच वी हैव 2 कलर्स, वी हैव बॉल्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। फिर बताओगे आगे कि एक कलर की बॉल एक साइड पर है और दूसरी कलर की बॉल दूसरी साइड पर है। मैंने कहा ठीक है, अब एक काम और करो, बॉक्स को यूं पकड़ो और जोर जोर से हिला दो। क्या होगा? सारे बॉल मिक्स हो जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा ना कि सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। चलो, सिस्टम तो डिस्टर्ब हो गया। ये सिस्टम किसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ? ये सिस्टम हीट एनर्जी की वजह से डिस्टर्ब हुआ। जब आपने जोर जोर से हिलाया था तो आपने उसको क्या प्रोवाइड किया? आपने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की। यानी हीट एनर्जी की वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा एक काम और करो, आप इसी तरह बॉक्स को दोबारा हीट एनर्जी दो और उस वक्त तक दो जब तक सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस ना आ जाए। जब तक सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस ना आ जाए। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको कितना टाइम लगेगा? आप इसे मूव करवाते रहो, हीट एनर्जी देते रहो, कब वापस आएगा? मेरा ख्याल है पता नहीं कब वापस आएगा। बॉल अपनी अपनी पोजीशन पर कब आएंगी अंदाजा नहीं है। तो मैं कहूंगा ये कि आपने सिस्टम में डिस्टर्बेंस जनरेट कर दी और वो भी परमानेंट, वो भी परमानेंट। तो इस एग्जाम्पल को ऐसे कहो, द डिस्टर्बेंस इन अ सिस्टम through heat energy is called entropy. The permanent disturbance in a system through heat energy is called entropy. इसको ऐसे भी बोलते हैं, disorder of a system is called entropy. Disorder of a system is called entropy. यानी जब हीट एनर्जी की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो ऐसे डिस्टर्बेंस को कहते हैं एंट्रोपी। क्लियर? एंट्रोपी को हम लोग एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस से। एस लिखोगे तो एंट्रोपी पढ़ोगे, डेल्टा एस लिखोगे तो चेंज इन एंट्रोपी पढ़ोगे। फॉर्मूला दोनों का एक ही है, एस बोलो या डेल्टा एस बोलो, फॉर्मूला ये है डेल्टा क्यू ओवर टी। ये हीट एनर्जी है, ये टेम्परेचर है, यूनिट क्या होगा? जूल्स पर केल्विन। जूल्स पर केल्विन ये एंट्रोपी का यूनिट है। तो स्टूडेंट, पेपर में ये टॉपिक ऐसा एमसीक्यू पूछा जाता है। सुनिए एमसीक्यू क्या पूछते हैं। एंट्रोपी का मतलब तो आपको समझ में आ गया, एंट्रोपी का मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। एमसीक्यू क्या होता है वो जरा सुनिएगा। हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डैश, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डैश। ऑप्शंस होता है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डैश, increases, decreases, constant, none of this. Correct answer is increases. Correct option is increases. याद रखिएगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी, डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन हो, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट, और एक ऑप्शन ये डाल दूं कांस्टेंट और इंक्रीजेस, कांस्टेंट और इंक्रीजेस, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। कांस्टेंट और इंक्रीजेस इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर इंक्रीजेस का ऑप्शन करेक्ट है।
लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं एमसीक्यू इस तरह पूछ लूं, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज डैश, वैल्यू पूछ लूं, तो याद रखिएगा एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। यूनिवर्स का डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं है, और मेजर करना पॉसिबल नहीं है तो हम कहते हैं वो वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज के दिन हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़नी थी। अगर आज के लेक्चर से कोई सवाल है तो पहले कर लीजिए। कोई सवाल आज के लेक्चर से करनी है तो कर लीजिए। कल हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। किसी के पास कोई सवाल है तो वो कर सकता है, किसी के पास कोई सवाल है तो वो कर सकता है। सवाल करने से पहले कैमरा जरूर ऑन किया कीजिए, मैंने आपको बताया, ताकि आप मेरे स्क्रीन पर आ जाया करें। हाँ, अब आए हो जी, बोलो। बिल्कुल करेंगे। सुनिए, एंट्रोपी की दो डेफिनेशन है। नंबर 1, द परमानेंट डिस्टर्बेंस इन अ सिस्टम थ्रू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से जब परमानेंट डिस्टर्बेंस जनरेट होती है तो उसको कहते हैं एंट्रोपी। एक। नंबर 2, द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। जब सिस्टम डिसऑर्डर होता है तो उसके डिसऑर्डर होने को कहते हैं एंट्रोपी। जी बेटा अदनान, और कोई बात? ओके, वेलकम। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दीजिए। जी, किसी और के पास कोई सवाल? अगर किसी और के पास कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम, कल इंशाल्लाह हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।